प्रॉपर्टी की को लेकर जो बहस देश में चल रही है, इस पर हंगामा क्यों बरपा है? यही तो कहा गया है कि भाई जो प्रॉपर्टी है उसके पेपर्स पूरे होने चाहिए। वो तो आम तौर पे भी किसी का मकान है, घर है, दुकान है, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मालिकाना हक। तो इस पर इतनी बहस क्यों? इस पर कोई धर्म खतरे में क्यों? पहले सलीम जी और उसके बाद जिलानी साहब। सर माइक। दीदी, न्यूज 18 को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमेशा न्यूज 18 एक सामाजिक के साथ और ज्वलंत मुद्दे को उठाता है। जितनी डिबेट में न्यूज 18 में वक्फ के बारे में देखा उतना कोई न्यूज चैनल में नहीं देखा। नया वक्फ बिल आया है मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए, मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए। ये जो समाज के ठेकेदार बने हैं, कुछ दाढ़ी टोपी की आड़ में समाज की जो ठेकेदारी करते हैं, उनके कारण तकलीफ है। नया वक्फ बिल इसके पहले भी 45 बार संशोधन हुआ, कभी विरोध नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने लाई है तो विरोध हो रहा है। नया वक्फ बिल जिस प्रकार राम मंदिर के समय आए तो माननीय जस्टिस महोदय बोलते हैं कि 500 साल, 700 साल, 1000 साल पुराने कागज दिखाइए, उसमें तो आपत्ति नहीं हुई। अब जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी या वक्फ की कागजात मांग रहा है तो उसमें क्या तकलीफ होना चाहिए? एक साइड, एक देश में दो कानून तो नहीं चलना चाहिए। एक तो राम मंदिर मुद्दे के लिए आप कागजात मांगा जा रहा है और वक्फ की जमीन के हम कागज नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिलानी साहब बताइए, कागज दिखाने में क्या समस्या है? ये भी कहा गया है कि इससे तो महिला के राइट्स भी प्रोटेक्ट होंगे, महिलाओं को जगह मिलेगी बोर्ड के अंदर, क्या दिक्कत है इससे? मैडम, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं शुक्रगुजार हूं न्यूज 18 का कि मुझे बोलने का मौका मैसर आया। मैं और आप इस जमीन पर जब हमारा वजूद नहीं था ना, तब भी वक्फ था, और बहुत से ऐसे वक्फ की प्रॉपर्टियां, बहुत सी ऐसी मिल्कियत जिसने वक्फ किया वो दुनिया से रुखसत हो गया। यानी आजादी के पहले की मैं बात कर रहा हूं। अब ऐसी प्रॉपर्टी के, यानी जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद हो या हैदराबाद का किला हो, इसके कागजात आप कहां से लेके आएंगे? और जो फौरी तौर पर यानी आजादी के बाद जो वक्फ किए गए हैं उसके कागजात मौजूद हैं और बाकायदा पेश भी किए जा रहे हैं। तो हम वक्फ बाय यूजर का खुलकर विरोध कर रहे हैं, हम शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। और जो वक्फ संशोधन बिल ने जो काम अच्छा किया है हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। क्या अच्छा किया है बताइए? भाई, जैसा उन्होंने किया है कि जो बहुत साल से काबिज है उनको उनका हक दिलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अब पहले ऐसा होता था कि जो वक्फ की संपत्तियां जो लावारिस थी, इसके डॉक्टर साहब के पहले बहुत से अध्यक्ष बैठे, उन्होंने अपनी मनमानी करते हुए कई सारी प्रॉपर्टीज बेच दी और कई सारी प्रॉपर्टी का वजूद खत्म कर दिया। अब उनके जाने के बाद डॉक्टर सलीम राज साहब ने बहुत सारी प्रॉपर्टी के कागज निकलवाया और उनको दरियाफ्त किया कि आप ऑफिस में आओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपको बेचा किसने। तो ये तो बेहतरीन काम किया डॉक्टर साहब ने। और इसी ताल्लुक से जो वक्फ संशोधन बिल है, इसी ताल्लुक से जो संशोधन हुआ, ये 2-3 काम बहुत अच्छे हुए। और एक जो संशोधन हुआ कि वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर मुस्लिम का दुखुल, तो इस मामले में समाज ने भी और गैर समाज ने दोनों ने विरोध किया। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं था। सलीम जी, ये जो गैर मुस्लिम के दखल की बात हो रही है, ये एक ऑडिटर के तौर पे शायद डीएम की या किसी प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका है, जो ये सुनिश्चित करेगा कि किसके पास पेपर्स पूरे हैं। यही भूमिका है ना? तो इस पर भी बहुत सारे मौलाना जो है कह रहे हैं कि हमारे धर्म पर हमला है, हमारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, हमारी जमीन छीनी जा रही है। ऐसा क्यों है? वक्फ बोर्ड एक प्रशासनिक इकाई है, वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संगठन नहीं है, ये तय होना चाहिए। हम मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की बात नहीं कर रहे। जो वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी की कैसी देख रेख होए। जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं तो एक्सपर्ट इंजीनियर ढूंढा जाता है, एक्सपर्ट ठेकेदार ढूंढा जाता है, तो दो गैर मुस्लिम को लाने में क्या आपत्ति है? कि तो प्रशासकीय कोई सामाजिक नमाज पढ़ने की तो जगह नहीं है, प्रशासकीय बोर्ड है, प्रशासकीय बोर्ड में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और माननीय मौलाना साहब से गुजारिश करता हूं कि नया वक्फ बिल पढ़ना चाहिए। इसके पहले भी जिलाधीश हमारा नोडल अधिकारी हुआ करता था।
आज जिलाधीश को हमने चूंकि कार्य ज्यादा दे दिए हैं, इसमें भी आपत्ति होना नहीं चाहिए। तो पुराना वक्फ बिल 1995 में जो संशोधन हुआ था उस समय विरोध क्यों नहीं किए, आज विरोध क्यों किया जाए? इसलिए विरोध किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लाई है और कोई बात नहीं है। क्या ये सही है कि बहुत सारी वक्फ की जमीन, वक्फ में करप्शन की भी बात हो रही है, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, बिल्डर्स को दे दी गई मुनाफे के लिए, तो इस करप्शन से भी निजात मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी इस नए स्ट्रक्चर से? बिल्कुल मैडम, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में जो संशोधन हो रहा है, आने वाले वक्त में मुस्लिम समाज हो चाहे वक्फ औकाफ की मिल्कियत हो, इसकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। लेकिन एक बात मैं डॉक्टर साहब से और बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब आप भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मैं सियासी नहीं हूं मैडम, मैं सामाजिक हूं। डॉक्टर साहब भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है। डॉक्टर साहब से पहले 15 साल एक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बैठा हुआ था। कितनी प्रॉपर्टियां बिक गई आज तक कोई दरियाफ्त करने वाला नहीं है। और मेन शहर की प्रॉपर्टी कम से कम तकरीबन जो इन्होंने निशानदेही की है 40 प्रॉपर्टी बेच दी गई, उस पर कोई तबादला ख्याल नहीं होता। और उसके पहले जो कांग्रेस के आए थे उन्होंने भी सिर्फ वक्त गुजारी कर दी। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि डॉक्टर सलीम राज साहब के आने के बाद लोगों ने ये जान लिया है कि वक्त पे काम क्या क्या है और कैसे किए जाते हैं, उसका तर्ज अमल क्या है। मैं इस बात की बहुत काबिल तारीफ ये काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन कई जगह डॉक्टर साहब से एक ये भी मामला है कि कई जगह जो डॉक्टर साहब हुक्म नाफिज कर देते हैं कि इमाम हमारे हिसाब से तकरीर करेगा। हाँ, इस फैसले पे बहुत चर्चा है कि जुमे के बाद जो नमाज होती है, अब आप बताइए कि की जाती है वो किस टॉपिक पे हो। अब आप बताइए भी दखल होगा तो मतलब पूर्व में तकरीरें कुछ ऐसी रही हैं, कुछ ऐसे विषय रहे हैं कि इसमें दखलंदाजी की जरूरत पड़ी, क्या कारण है इसका? दीदी, मस्जिद इबादत की जगह होती है, राजनीतिक अखाड़ा नहीं होता है। यह है मतलब राजनीतिक विषयों पर बातचीत हो रही है। मस्जिद को हम वहां सिर्फ कुरान, हदीस और इस्लाम की बात होना चाहिए, राजनीतिक नहीं होना चाहिए। मस्जिद से राजनीतिक होती थी, कुछ मुतवल्ली वहां से फतवा निकालते थे, मोदी जी को जालिम सरकार बोली जाती थी, विष्णुदेव साय की जालिम सरकार बोली जाती, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। ये मस्जिद से बोलने का अधिकार किसको दिया था? मस्जिद तो इबादत की जगह इबादत होना चाहिए, वहां से राजनीतिक होती थी। तो हम ये चाहते कि मस्जिद को राजनीतिक अखाड़ा ना बना जाए। कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में मस्जिद में चर्चा होना चाहिए। आपको जो भी राजनीति करना आप बाहर करिए, मस्जिद के अंदर नहीं करिए। इसमें मौलाना साहब को क्या जवाब है कि धर्म की बातें हों, अब वहाँ राजनीति कहाँ से आ गई? मैडम, मेरी जिंदगी के 40 साल गुजर गए हैं। इमाम पूरे शहर में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इमाम हम ही भेजते हैं और ये तलकीन करके भेजते हैं कि तुम्हारा काम कुरान और हदीस को पेश करना, बुराई से रुकवाना और अच्छाई की तलकीन करना। मैडम, वो सियासी अखाड़ा नहीं होता है, वो मेंबर रसूल होता है जहां से हम अपने दीन की बातें करते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है, दूसरी बात ये भी कि मैंने डॉक्टर साहब को कभी तकरीर सुनते देखा ही नहीं। अब इस पर क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि मस्जिद जाते नहीं देखा आपने? नहीं, डॉक्टर साहब तकरीर तो सुने, नमाज पढ़ के निकल लेते हैं। बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल आज भी मेरे साथ पढ़े नमाज। और सनातन बोर्ड की मांग भी करते हैं। सलीम जी बताइए। अब तकरीर, प्रवचन, तकरीर इमाम साहब की सुनूंगा, राजनीतिक आदमी की तकरीर नहीं सुनूंगा मस्जिद में। मेरा लाइन क्लियर है। जब तक इमाम साहब तकरीर करेंगे, कुरान की बात करेंगे, उनकी बात सुनूंगा। जिस दिन राजनीतिक मस्जिद से बात होती है, मैं तुरंत उठ के चले जाता हूं। इसमें मौलाना साहब सच है कि गलत, आप बता दीजिए। हाँ, मैं इस बात की तायद करता हूं कि इमाम के अलावा वहां मुतवल्ली भी माइक पकड़ने का कोई हक नहीं रखता, या मस्जिद के कोई भी कारकुनान वहां पर माइक पकड़कर अपनी लंतरानी न फेंके। वहां काम सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस को पेश करना है। हाँ, कुछ खबरें आई होंगी डॉक्टर साहब के पास, लेकिन ये भी यकीन के साथ कहता हूं कि रायपुर से ऐसी कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। हो सकता है जहां पर सियासत बहुत ज्यादा गरमाई हो, वहां एक दो मुतवल्लियों ने अपनी सस्ती शोहरत की खातिर डॉक्टर साहब को नरके में ले लिया हो। मैं इस बात की भी तायद करता हूं। लेकिन जहां, ये याद रखिएगा मैडम, अच्छे काम की हमेशा तारीफ की जाएगी, यही मेरा कुरान कहता है। संशोधन बिल की आप तारीफ करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्या कहेंगे आप? उस पर आप स्पष्ट तौर पे नहीं बोल रहे हैं। देखिए, फैसला अभी सुरक्षित कर लिया गया है। जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने नहीं आ जाता,
तब तक तारीफ करना जिहालत हो जाएगी। इसीलिए मैं वक्त बाय यूजर। लेकिन उसके एवज में कुछ मौलानाओं का ये कहना कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, सब गलत बात है। अगर तारीफ करना जहालत है तो फिर इस तरीके से भड़काना भी तो नफरत फैलाना है ना? बिल्कुल नहीं मैडम, जो क्यों? मौलाना भड़का रहे हैं उनको नामजद कीजिए, उनकी मजम्मत इसी स्टेज से की जाएगी। कौन मौलाना है? आज तक किसी मौलाना मुस्लिम का पर्सनल लॉ बोर्ड में देखिए आप। मैडम, दाढ़ी और टोपी रख लेने का नाम, सदरी पहनने का नाम मौलाना नहीं होता। 11 साल पीएचडी करके बैठा हूं मैं, उसके बाद मौलाना बना हूं, और अभी भी मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं। जो कर रहे होंगे ठीक है, उनको माइक दे दिया जाता होगा और उनको पब्लिक मौलाना बोल रही है। मौलाना ऐसा होता ही नहीं मैडम। सलीम साहब सनातन बोर्ड की मांग करते हैं, अब मौलाना साहब आपके बगल में बैठे हैं और थोड़ी देर पहले आप फतवे का नाम ले रहे थे, फतवा तो नहीं दे देंगे इनको कोई? मैं मौलाना साहब को 100% संतुष्ट कर दूंगा कि सनातन बोर्ड का मौलाना साहब भी समर्थन करेंगे। सनातन बोर्ड क्यों बनना चाहिए, ये है जिस प्रकार वह बना है तो मस्जिद, मदरसा, मठ और इमामबाड़े की देखरेख करते हैं। शासन के पास अनेक काम होते हैं, धार्मिक स्थान देख नहीं पाते हैं। जिस प्रकार वक्फ बोर्ड की जगह अवैध तरीके से बेची जाती है, वैसा मठ मंदिरों की भी जगह अवैध तरीके से बेची जाती है। तो जब मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड बन चुका है तो हिंदू समाज और सनातन धर्म के लिए वक्फ बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मौलाना साहब बताइए आप। बिल्कुल सही है, अगर इनकी मंशा यही है तो मैं लब्बैक कहता हूं। बिल्कुल मैं लब्बैक कहता हूं, अगर मैं मंशा यही है। लब्बैक मीन्स कॉपी? लब्बैक से मुराद मैं हाजिर हूं। कॉपी पेस्ट? जी। बिल्कुल अच्छी बात है, इन्होंने मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों का भी इन्होंने ध्यान रखा और बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, मैं तायद करता हूं और गुजारिश करता हूं कि इस पर अब बैठा ना जाए, बल्कि कुछ कदम चल दिया जाए। मौलाना साहब, आपसे गुजारिश है कि ये मंच मिला है न्यूज 18 का, यहीं से आपके द्वारा घोषणा होना चाहिए कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल है मेरा। हजारों करोड़ की वक्फ की संपत्ति पर कब्जे की बात सामने आ रही है और आपने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को भी इस बारे में अवगत कराया और कहा है कि भाई इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये पूरे देश में आरोप लगता है कि वक्फ की आड़ में किसी को भी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। नहीं, चूंकि ये बोलचाल की भाषा में है, कोई भी प्रॉपर्टी को वह प्रॉपर्टी घोषित नहीं कर सकते। उसका नियम है कि कलेक्टर के पास आवेदन देना, कलेक्टर आवेदन देने के बाद पेपर में सूचना है। बाकी पूर्व सरकार के द्वारा बिना नियम कायदे के कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दी गई है। दुर्भाग्य की बात है कि जो मकान के मालिक को पता ही नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी है। जब वो बेचने के लिए गया तो वक्फ रिकॉर्ड में देखा ये वक्फ प्रॉपर्टी है, बोले मेरे खानदान से तो कोई वक्फ किया ही नहीं है। तो ये जो नियम था, नया वक्फ एक्ट बनने के बाद कलेक्टर के समक्ष दोनों को प्रस्तुत होना है कि मैं वक्फ कर रहा हूं, और वक्फ भी आप कितने % कर सकते? आपके घर में खाने को नहीं आप वक्फ कर रहे हैं, वो भी गलत है। तो आप 25%, 30% वक्फ करिए, 70% परिवार के लिए भी रखिए। महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित करिए, महिलाओं के, परिवार के और शिक्षा के क्षेत्र के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। वक्फ पर आपने खुलकर विचार रखे और आपसी सामंजस्य और तालमेल जो आप दोनों के बीच में दिखाई दिया, हम तो चाहते हैं पूरे देश में दिखे। बहुत धन्यवाद।